अभी बस अब बातें बंद कर दो, क्लास स्टार्ट करते हैं। शोभित सीधे बैठ जाओ। कंपनी लो चैप्टर नंबर 4 पार्ट बी पढ़ रहे हैं। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया और अभी लास्ट लेक्चर में पार्ट बी का भी हमारा थोड़ा बहुत पोर्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पार्ट बी में हमने प्रोस्पेक्टस की टाइप्स पढ़ लिए थे। एक टॉपिक पेंडिंग पड़ा है पेज 148 पे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होगा। तो ऑफर फॉर सेल अभी लास्ट क्लास में हमने कवर किया। अभी हम पढ़ेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, अब इसमें कंसेप्ट क्या बनेगा आप पहले एग्जांपल में समझ लो, बाद में इसको बुक से रीड कर लेंगे आप। यहां ध्यान दो अभी। एक कंपनी है मान लो, वो अपने शेयर इशू करना चाहती है, खुद के शेयर। ठीक है, ऑफर फॉर सेल से थोड़ा अलग है ये, बट यहां भी एक मीडिएटर होगा, एक इंटरमीडियरी होगा, तो थोड़ा सिमिलर भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑफर फॉर सेल में तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी से कि हमारे शेयर पब्लिक को आप बेच दो। तो वहां तो जो हमारी मेन कंपनी थी जिसके हमारे पास शेयर थे, हमने उसको इंटरमीडियरी बनाया और उसको इंटरमीडियरी बना के आपने पब्लिक को शेयर ऑफर किया। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को शेयर ऑफर हो रहे थे उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस मान के चल रहे थे। बट डीम प्रोस्पेक्टस में क्या रहता है, एक कंपनी है उसको अपने ही शेयर इशू करने हैं, इस बार मेंबर के शेयर नहीं है, कंपनी को अपने ही शेयर इशू करने हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, किसी इंटरमीडियरी को इन्वॉल्व करेगी। और इस इंटरमीडियरी के थ्रू अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करेगी। अब इंटरमीडियरी तो वैसे अंडरराइटर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे इंटरमीडियरी को आप बोल देते हो मर्चेंट बैंकर, कोई इशुइंग हाउस, या फिर अंडरराइटर भी हो सकता है। अब इनको हम कैसे बीच में इन्वॉल्व करेंगे, पहले कंपनी इनको शेयर देगी। पहले कंपनी क्या करती है, किसी इंटरमीडियरी के साथ, इसको मान लो हम बार बार अब इशुइंग हाउस बोल के चलेंगे तो अब समझ जाना इंटरमीडियरी की बात हो रही है। तो पहले कंपनी क्या करेगी, किसी इशुइंग हाउस के साथ एक एग्रीमेंट करती है। उस एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी को जितने शेयर पब्लिक को ऑफर करने होते हैं उतने शेयर कंपनी पहले किसको देती है, इशुइंग हाउस को देती है। मान लो कंपनी 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये पब्लिक ऑफर करने हैं हमको, बट कंपनी खुद पब्लिक ऑफर नहीं करना चाहती, तो कंपनी ये शेयर एग्रीमेंट के थ्रू किसको देगी, फिर इशुइंग हाउस कंपनी के बिहाफ पे ये शेयर किसको ऑफर करेगा। तो पब्लिक को ऑफर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो बनाया जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट बनाए इशुइंग हाउस किसी कंपनी के शेयर पब्लिक को कैसे ऑफर कर देगा, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा राइटिंग में। तो इस डॉक्यूमेंट को माना गया है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये लिखा हुआ है। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होगा जो कोई इंटरमीडियरी बना के इशू कर रहा है पब्लिक को। क्या वो इंटरमीडियरी खुद के शेयर ऑफर कर रहा है, वो इंटरमीडियरी किसी कंपनी के शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहा है। उस इंटरमीडियरी के पास वो शेयर कहां से आए, कंपनी का और उस इंटरमीडियरी का आपस में क्या हुआ कोई, और उससे शेयर कंपनी ने किसको दिए हैं, इंटरमीडियरी को दिए। फिर इंटरमीडियरी के थ्रू वो शेयर किसको दिए जा रहे हैं, पब्लिक को दिए जा रहे हैं। जैसे कोई प्रिंसिपल एजेंट को हायर करता है अपना स्टॉक सेल करने के लिए। ये तो पता ही सबको कि आप अपना स्टॉक सेल करना चाहते हो, किसी गुड का बिजनेस करते हो आप किसी गुड का, तो या तो आप खुद से अपना गुड सेल कर लो, तो मतलब कंपनी अपने खुद से शेयर इशू कर दे, ऑफर कर दे पब्लिक को, या फिर हम अपने गुड सेल करने के लिए किसको हायर कर लेते हैं, एजेंट को। तो हम अपना स्टॉक किसको हैंड ओवर करेंगे, जब तक आप स्टॉक एजेंट को दोगे ही नहीं वो कैसे बेचेगा आगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल को अपना जो स्टॉक सेल करवाना है एजेंट के थ्रू, वो स्टॉक फिजिकली किसको देना जरूरी है। तो कंपनी मतलब प्रिंसिपल अपना स्टॉक जो सेल करवाना चाहता है एजेंट के थ्रू, उतना स्टॉक एजेंट को देगा, फिर एजेंट वो स्टॉक पब्लिक को सेल करेगा। जो पैसा आएगा एजेंट के पास वो इकट्ठा कर लेगा और किसको दे देगा पैसा, और बदले में क्या चार्ज कर लेगा अपना, एजेंट फ्री में काम करेगा क्या, बदले में क्या लेगा वो,
जो स्टॉक सेल उस पर कमीशन ले लेगा, सेम वैसे यहाँ पे है, बस यहाँ कोई सामान नहीं बेच रहे, हम क्या बेच रहे हैं, कोई सिक्योरिटी बेच रहे हैं, ये हो गया। तो आप इसको यूं समझ सकते हो, कंपनी हमारी प्रिंसिपल हो गई और इंटरमीडिएट कौन हो गया, हमारा एजेंट। हम सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, मतलब कोई सामान बेच रहे हैं एक तरह से, ये लिखा गया है। समझ के कंसेप्ट क्या है हमारा, अब इसको बस रीड करना है। Public offer or an offer for sale includes securities to public by existing shareholders through issue of prospectus under section 25। अब हम section 25 पढ़ रहे हैं, उससे पहले वाली जो लाइन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि ऑफर फॉर सेल एक ऐसा ऑफर होता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी के थ्रू अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करता होता है, ठीक है। और उसका कंसेप्ट सेक्शन 28 में था, जो लास्ट क्लास में पढ़ा हमने। तो ऑफर फॉर सेल का जो कंसेप्ट था वो सेक्शन 28 में था। अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 25, जिसका एग्जांपल बनाया था अभी हमने। एक कंपनी है और कोई इशूइंग हाउस होगा और तीसरा पब्लिक होगा। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है, वेयर अ कंपनी अलॉट्स, वेयर अ कंपनी अलॉट्स और एग्जिस्ट टू अलॉट। देखो दो बातें लिखी है, या तो कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं शेयर, इसको इशूइंग हाउस को, पब्लिक को नहीं, पब्लिक तो है ही नहीं यहाँ पे। या तो कोई कंपनी है वो इशूइंग हाउस को अलॉटमेंट कर चुकी है शेयर्स की, ताकि वो आगे किसको दे, वो शेयर पब्लिक को दे। या फिर कंपनी ने अभी एग्रीमेंट किया है किसके साथ, बट अलॉटमेंट नहीं की, ठीक है, कि हम आपको शेयर दे देंगे, फिर वो शेयर आप किन को दे देना, आगे पब्लिक को दे देना। एनी सिक्योरिटीज, तो कह रहे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो सेक्शन 25 में सिर्फ शेयर नहीं आएगा, कोई भी सिक्योरिटी आ सकती है जिसको आप इस तरीके से मतलब सेल पब्लिक ऑफर कर सकते हो। with a view to all or any of those securities being offered for sale to public। तो कंपनी अपने शेयर या अपने सिक्योरिटी इस इंटेंशन के साथ, विद अ व्यू का मतलब इस सोच के साथ किसी इंटरमीडिएरी को दे रही है, ताकि वो इंटरमीडिएरी उन सिक्योरिटीज को आगे किन को ऑफर करे, कितने, सारे के सारे या फिर कुछ। तो हमने एक एग्जांपल लिखा था, इसमें हमने 10 लाख की बात की थी। कंपनी अलॉटमेंट कर रही है इशूइंग हाउस को कितने शेयर, 10 लाख। अब क्या पता कंपनी ये बोले इंटरमीडिएरी को कि आप 10 लाख के 10 लाख किनको दे देना, आगे पब्लिक को ऑफर कर देना, तो वो ऑल बन गया, ठीक है। या फिर कंपनी इशूइंग हाउस को क्या बोल रही है कि इसमें से 2 लाख तो आपके हैं, 2 लाख शेयर आपके हैं, 8 लाख किसको ऑफर करने हैं, तो वो एनी बन गया। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, कि हम जो इंटरमीडिएरी को यहाँ पे शेयर देंगे, क्या वो सारे के सारे पब्लिक को ऑफर करने पड़ेंगे आगे, या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पार्ट में भी कर सकते हैं, दोनों में से कैसा भी केस हो सकता है। वो तो इंटरमीडिएरी और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ होगा कि उसमें से जो शेयर दिए गए हैं कुछ इंटरमीडिएरी के भी हैं, या सारे के सारे पब्लिक को ऑफर करने आगे, ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल इज मेड टू पब्लिक शेल फॉर ऑल द पर्पसेस बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। अब ये डॉक्यूमेंट कौन है, कौन सा है और कौन बना के दे रहा है, ये एनी डॉक्यूमेंट जो है वो कौन बना के दे रहा है, इंटरमीडिएरी। किसको बना के दे रहा है, इस डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है, ऑफर फॉर सेल, मतलब इस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक ऑफर हो रहे हैं वो शेयर जो इंटरमीडिएरी के पास कहां से आए थे। तो कह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को जो इंटरमीडिएरी बना के देगा पब्लिक को, इसको हम हर तरीके से क्या मान के चलेंगे, प्रोस्पेक्टस मान के चलेंगे। और ऐसा मान के चलेंगे डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएरी ने नहीं बनाया, किसने बनाया है, कंपनी ने बनाया है, इशूड बाय कंपनी। The document offer for sale is an invitation to general public to purchase the shares of company through an intermediary, such as an issuing house or merchant banker, वो कोई भी हो सकता है, underwriter भी हो सकता है। A company may allot or agrees to allot any shares or debentures to an issue house without there being an intention on the part of company to make shares or debentures available directly to public through issue of prospectus। तो कह रहे हैं इस कंसेप्ट के अंदर जो सेक्शन 25 में प्रोविजन दे रखे हैं, इसमें इंटेंशन कंपनी की कैसी नहीं होनी चाहिए, कंपनी डायरेक्टली शेयर ऑफर नहीं करेगी किसको। अगर आप सेक्शन 25 की हेल्प ले रहे हो सिक्योरिटी ऑफर करने के लिए, तो इंटरमीडिएरी का होना क्या है, जरूरी है। उसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा बातें पता होनी चाहिए इस कंसेप्ट के अंदर। All the enactments and rules of laws as to the content of prospectus and to liability in respect of misstatement and in omission from prospectus or otherwise relating to prospectus shall apply to such offer for sale।
अब यहां इंटरमीडिएरी डॉक्यूमेंट बना के पब्लिक को शेयर ऑफर करेगा, तो कह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने ना बनाया हो, बट हम मान के चलेंगे वो किसने बनाया है। और अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरमीडिएरी ने कोई ऐसी बात लिखी जो गलत थी, पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात छुपा ली, तो इसकी जो लायबिलिटी बनती है वो फेस करनी पड़ेगी इंटरमीडिएरी को भी और कंपनी को भी, दोनों को। ठीक है, क्यों ये मान के चल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने ही बनाया है लॉ के हिसाब से। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ एडिशनल बातें ऐसी भी हैं जिस प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए, और ये बातें सिर्फ इसी तरह के प्रोस्पेक्टस में लिखी होंगी जहां इंटरमीडिएरी के थ्रू शेयर ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें और एडिशनल बातें होंगी, देखो। द नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज टू विच द ऑफर लीड्स। क्या मतलब बना, बताओगे इसका? एग्जाम्पल देखो इसका, इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, कंपनी इशुइंग हाउस को 10 लाख शेयर दे रही है। ठीक है, अच्छा, एक शेयर की जो वैल्यू रहेगी ना वो 100 रुपए रहेगी। तो कंपनी कितना पैसा रेज कर रही है, देखो 10 लाख इंटू में 100 कर दो, कितना बनेगा? 10 CR बनेगा। सोच क्यों रहे हो फिर? तो कंपनी इस मेथड के थ्रू सेक्शन 25 के हिसाब से कितना पैसा रेज करना चाहती है? 10 CR। हम एक मौके ये मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे शेयर पब्लिक ऑफर करने हैं, तो इंटरमीडिएट का एक भी शेयर नहीं है इसमें से। इंटरमीडिएट को अलॉटमेंट की है हमने, बट अलॉटमेंट उसके लिए हुई नहीं है। शोभित, कोई डाउट बताओ, कुछ सोच रहे हो? कंपनी ने 10 लाख शेयर अलॉट किए हैं, यहां जान दो भी, कंपनी ने 10 लाख शेयर अलॉट किए हैं इशुइंग हाउस को, उसे खुश होने की जरूरत नहीं है। वो अलॉटमेंट उसके लिए नहीं है, वो एक बार टेम्परेरी अलॉटमेंट है उसके लिए, जो कहां जाने आगे, हाँ, पब्लिक के पास जाने हैं। तो इंटरमीडिएट ने पूछा क्या इसमें से मेरे भी कुछ शेयर होंगे? कंपनी बोल रही है नहीं, सारे के सारे शेयर आपको पब्लिक ऑफर करने हैं। अगर आप एग्री करते हो तो हम एग्रीमेंट करें, वरना हम किसी और को ढूंढते हैं। फिर ये कह रहे कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूं, मैं सारे के सारे शेयर पब्लिक ऑफर कर दूंगा। तो कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है? ये 10 का 10 CR कहां से रेज करना चाह रही है? अब ऑफर डॉक्यूमेंट कौन देगा? ऑफर डॉक्यूमेंट कौन देगा? इंटरमीडिएरी। किसको देगा? पब्लिक को देगा। तो कह रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दो खास बात लिखी होनी चाहिए जो किसी और तरह के प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखी होती है। उसमें से पहली खास बात क्या है कि आपको पब्लिक से कितना पैसा मिलने वाला है। तो पब्लिक से कितना पैसा मिलने वाला है आपको एग्जांपल में? 10 CR। तो ये पब्लिक के लिए हैं सारे शेयर, हमने अलॉटमेंट किया है इंटरमीडिएट को, बट उसका तो है ही नहीं, वो हमने उसको इसलिए अलॉट किया ताकि वो आगे पब्लिक को ऑफर करे सारे के सारे शेयर। तो कह रहा है नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो कंपनी के पास आने वाला है पब्लिक से, ये बताएंगे। अच्छा, इसमें ये भी बताएंगे आप, जैसे मान लो 10 लाख में से 2 लाख शेयर होते इशुइंग हाउस के और 8 लाख किसको ऑफर करने होते? पब्लिक को। तो हम ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर बताएंगे कि 2 लाख के शेयर तो किसने रखे हैं? 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 2 CR बन गया। और 8 लाख शेयर किसको ऑफर कर रहे हैं? 100 रुपए के हिसाब से। तो 8 CR कहां से आएगा? तो किससे कितना पैसा आने वाला है ये बताना जरूरी है, ताकि हम वो बाइफर्केशन कर पाए, डिवीजन कर पाए कि इंटरमीडिएट ने कितना पैसा दिया है और पब्लिक से कितना पैसा आया है। ये लिखा गया। अब देखो, ऐसा कंसेप्ट यहीं पे ही है, वरना कंपनी सीधा खुद ही शेयर ऑफर करती है पब्लिक को, तो क्या वहां ऐसे पार्टीशन करनी जरूरी होती है? वहां तो है ही नहीं ना कंसेप्ट। अदर केस जो भी आप पढ़ के आए उनमें कंपनी खुद ही अपने शेयर पब्लिक ऑफर करती है, तो कोई इंटरमीडिएट तो है ही नहीं बीच में। अगर इंटरमीडिएट होता भी है अदर केस के अंदर, तो उसको आप अलॉटमेंट नहीं करते कभी भी शेयर पहले। अच्छा, एक चीज और समझो, आपने अंडरराइटर पढ़ रखा होगा। अंडरराइटर को हम क्यों हायर करते हैं? ताकि वो हमारा इश्यू सब्सक्राइब करने में। तो क्या अंडरराइटर को पहले आप अलॉटमेंट करते हो शेयर्स की? नहीं करते। तो अगर आपने नॉर्मली अंडरराइटर हायर किया है ताकि आपका इश्यू फेल ना हो जाए, तो कभी भी कंपनी अंडरराइटर को अलॉटमेंट नहीं करेगी। कंपनी खुद ही अलॉटमेंट करती है। किसको? पब्लिक को, अपने आप से। तो वहां तो आपने अंडरराइटर की हेल्प ली है इश्यू को सब्सक्राइब करने के लिए, ना कि उसके थ्रू अलॉटमेंट करने के लिए कि पहले उसको अलॉटमेंट करें फिर वो पब्लिक को करे। तो वहां तो सारा पैसा किससे आना है आपके पास? पब्लिक से ही आना है। तो ये बात बताने की जरूरत उस केस में नहीं होती, बट यहां इसीलिए जरूरी हो गई है बिकॉज पहले कंपनी किसको अलॉटमेंट कर रही है? इंटरमीडिएरी को। और जो हमने अलॉटमेंट इंटरमीडिएरी को की है, क्या वो सारी की सारी पब्लिक के लिए है या कुछ उसके लिए भी है?
तो ये बात क्लियर होनी जरूरी है, कितना पैसा अंडरराइटर की तरफ से आ रहा है, इशूइंग हाउस की तरफ से आ रहा है जो शेयर उसने खुद रखे हैं, और कितना पब्लिक की तरफ से आने वाला है। ठीक है, तो ये पहली बात है जो इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी जरूरी है अगर आप सेक्शन 25 के हिसाब से शेयर ऑफर कर रहे हो पब्लिक को। तो समझ गए। एंड एंड है तो दूसरी बात भी लिखी होनी जरूरी है, द टाइम एंड प्लेस एट विच द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर द सेड सिक्योरिटीज हैव बीन और आर टू बी अलॉटेड मे बी इंस्पेक्टेड। तो बताएगा इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है और इंस्पेक्शन कौन कर सकता है। टाइम एंड प्लेस चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दूंगा मैं आपको। मेन बात है कि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और इंस्पेक्शन कौन करना चाह रहा है। पब्लिक इंस्पेक्शन करना चाह रही है, ठीक बात है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो किन के पीछे बना था। हाँ, तो हमने एग्रीमेंट लिखा ना, देखो जान के तभी मैंने लिखा था उसको पूरा पूरा इस पॉइंट के लिए। ये इस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक को ये बात पता होना चाहिए कि गड़बड़ ना हो जाए कल को। पब्लिक को पहले ये बात पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट जो हमको शेयर ऑफर कर रहे हैं ना वो उसके नहीं है, वो किसके शेयर है, कंपनी के शेयर हैं। तो उनका आपस में कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है क्या फॉर्मल राइटिंग के अंदर। कल को हमसे धोखाधड़ी हो गई तो हमसे पैसे भी ले लिए और बाद में हम कभी इंटरमीडिएट के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तो शेयर नहीं है, कंपनी के पास जाओ। कंपनी के पास जा रहे हैं, वो क्या कह रही है कि हमने तो अलॉटमेंट कर दी थी इंटरमीडिएट को, उसके पास जाओ, उससे लो शेयर। तो पैसा भी चला गया हमारे हाथ से पब्लिक से, और शेयर भी नहीं दे रहा दोनों में से कोई। तो अगर हम इस एग्रीमेंट के इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, किसको दिया राइट इंस्पेक्शन करने का, तो कब आना पड़ेगा और कहां आना पड़ेगा ये आपको प्रोस्पेक्टस में लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम यहीं पे हो रहा है। तो ये स्पेशल बात सिर्फ इसी वाले केस में लिखी जाएगी। समझ गए दोनों बातें। उसके बाद लिखा है कि अगर आप सेक्शन 25 के हिसाब से सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करना चाहते हो तो दो कंडीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सेकंड कंडीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, तो इन दोनों में से एक कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। और लिखा गया है जो शेयर कंपनी ने इंटरमीडिएरी को दिए हैं वो शेयर इंटरमीडिएरी को 6 महीने के अंदर पब्लिक को ऑफर करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम टाइम इंटरमीडिएरी वो अलॉटमेंट कितने टाइम के लिए होल्ड कर पा रहा है, ये पहली कंडीशन है हमारी। ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक वाज मेड विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट ही कर दी है शेयर्स की, किसको, इंटरमीडिएरी को, या फिर अभी एग्रीमेंट किया अलॉटमेंट करने का, तो जिस दिन एग्रीमेंट हो गया कंपनी का और इंटरमीडिएरी का, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये सिक्योरिटीज इंटरमीडिएरी को पब्लिक को ऑफर करनी ही करनी है। ये पहली कंडीशन है। या तो ये कंडीशन पूरी कर दो तो सेक्शन 25 आपने फॉलो कर लिया ऐसा मान के चलेंगे हम, और पब्लिक को सिक्योरिटी ऑफर हो जाएगी। या फिर एक कंडीशन और दे रखी है, एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड, मतलब जिस डेट को ऑफर किया जा रहा है किसको, पब्लिक को, किसके थ्रू, हाँ, होल कंसीडरेशन, सारा पैसा, कौन सा सारा पैसा, जो पब्लिक से आने वाला है शेयर के बदले में, वो पहले से ही कंपनी के पास नहीं आ गया हो। अगर कंपनी के पास पहले से ही पैसे आ गए पब्लिक से और कंपनी इधर से नाटक कर रही है कि हम इंटरमीडिएट के थ्रू अलॉटमेंट करना चाहते हैं, और पैसे पहले से कैसे आ गए आपके पास। अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू अपना स्टॉक सेल करना चाहता है तो कस्टमर से डील कौन करेगा, तो प्रिंसिपल तो जानता ही नहीं कस्टमर को, तो कस्टमर से पहले ही पैसे प्रिंसिपल के पास कहां से आ गए, ऑफर किया ही नहीं अभी तक, एजेंट ने अभी तक गुड्स दिखाया ही नहीं है कस्टमर को, और कस्टमर से पहले ही पैसा मिल गया किसको, कैसे पॉसिबल है वो चीज। तो डायरेक्ट ऑफर करके फिर इसका हेल्प क्यों लिया आपने। एक मिनट, अगर कंपनी डायरेक्ट ऑफर कर रही है फिर सेक्शन 25 में आप आए क्यों, फिर इंटरमीडिएट को आप लेके क्यों आए। अगर कंपनी ने डायरेक्ट ऑफर करना ही है पब्लिक को शेयर, फिर सेक्शन 25 क्यों फॉलो किया आपने, बताओ। वो अलग चीज है। देखो फिर आप अंडरराइटर वाली बात बोल रहे हो, डर वाली बात अलग होती है। डर वाली बात तो फिर सब्सक्रिप्शन के लिए हो जाएगी ना, मैंने तभी चीज क्लियर की थी कि यहाँ पे डर वाली बात के हिसाब से हम शेयर ऑफर नहीं कर रहे हैं। डर वाली बात में कंपनी खुद ही अलॉटमेंट करती है, अंडरराइटर को अलॉट नहीं करेगी शेयर। बट सेक्शन 25 में पहले आप किसी बीच में पर्सन को लेके आके उसको अलॉटमेंट कर रहे हो, फिर उसके थ्रू पब्लिक के पास 6 महीने में ऑफर जाना जरूरी है। तो कह रहे अगर कंपनी के पास कंसिडरेशन पहले से आ गया है ऑफर करने से पहले, तो इसका मतलब पब्लिक ऑफर तो हो ही नहीं है और शेयर का पैसा पहले ही आ गया। इसका मतलब कंपनी ने खुद ही क्या कर दिया है।
तो फिर उसको ही दिए फिर तो शेयर आपने। हम्म? फिर तो वो अपने बना के बेचेगा अपने नाम से, फिर कंपनी के नाम से क्यों बेचेगा वो? अगर अब देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर ये 10 लाख के शेयर जो थे 10 करोड़ रुपए के, अगर ये पैसा कंपनी के पास पहले ही आ गया, वो भी कब, ध्यान से समझना भी, मैं पहले बोल रहा था कंडीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है और एक केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए पहले ही आ गए हैं, पहले ही कब, पब्लिक को ऑफर होने से पहले ही। अब इसके दो कंक्लूजन निकल सकते हैं जो इन्होंने बताए, और दोनों सही बताए हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, कि या तो इंटरमीडिएट ने शेयर खरीद लिए तो उसने पैसे दे दिए। अब इंटरमीडिएट ने शेयर खरीद लिए हैं और ये बोल के शेयर खरीदे कि मैं आगे पब्लिक को दूं ना दूं मेरी मर्जी है, तो कल को वो पब्लिक को देगा तो वो खुद के नाम से बेचेगा, फिर वो कंपनी को बीच में क्यों इन्वॉल्व करेगा? अगर एजेंट ने स्टॉक परचेज कर लिया है प्रिंसिपल से, फिर वो चाहे खुद यूज करे, चाहे पब्लिक को बेचे चाहे ना बेचे, उसकी मर्जी होगी। फिर तो यही बात हो गई ना, अगर प्रिंसिपल के पास एजेंट से पहले ही पैसे आ गए हैं और एजेंट ने अभी तक स्टॉक पब्लिक को ऑफर ही नहीं किया, इसका मतलब एजेंट ने खुद ही क्या परचेज कर लिया सारा का सारा, फिर पब्लिक का रोल खत्म हो गया बीच में से। फिर तो प्रिंसिपल को मतलब भी नहीं है कि अब एजेंट वो स्टॉक आगे बेचता है कि नहीं बेचता, उसको तो पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए उसको स्टॉक बेच के, तो फिर आप बीच में सेक्शन 25 लेके क्यों आए? एक तो ये बात हो गई कि अगर इंटरमीडिएट की तरफ से पूरा पैसा कंपनी के पास आ गया है, इसका मतलब इंटरमीडिएट ने ही रियल परचेज कर ली है स्टॉक्स की, फिर तो पब्लिक का मैटर ही नहीं रहा ना, फिर सेक्शन 25 फॉलो कहां हुआ? फिर तो इसका मतलब यही हुआ कंपनी और इंटरमीडिएट दो ही लोग थे, एक सेलर था और एक बायर था, फिर तो पब्लिक का रोल ही नहीं बनता वहां पे। और दूसरी बात, आपने पहले क्या कहा था इससे पहले, आपने पहले ये कहा था कि पब्लिक से पैसे कंपनी के पास सीधा आ गए, तो इसका मतलब कंपनी ने ऑफर कर दिया पब्लिक को, तो फिर इसका क्यों लेके आए बीच में? अगर कंपनी खुद ही पब्लिक को ऑफर करना चाहती है सिक्योरिटी, फिर आप सेक्शन 25 फॉलो कर ही क्यों रहे हो? सेक्शन 25 में मेन रोल ही किसका है? अगर आप उसको बीच में लाना ही नहीं चाहते हो, फिर आपने उसको हायर क्यों किया, क्यों एग्रीमेंट किया और क्यों 25 फॉलो किया, जब आपने खुद ही पब्लिक को ऑफर करना था? तो सेक्शन 25 में आने के बाद कंपनी खुद तो ऑफर कर ही नहीं सकती पब्लिक को। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जल्द के जल्द या लेट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी पता कहाँ है उनके भी पे में कौन कौन लोग आएंगे, और ये कहाँ क्लियर है कि हम जो 10 लाख पब्लिक को ऑफर करेंगे शेयर सारे सब्सक्राइब हो जाएंगे? अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं है ना आपको, तो उनके बिहाफ पे तो आप बोल ही नहीं सकते हो ये चीज, कि चाहे कंपनी को कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो, ऐसे बहाने मार करके पहले ही पैसे रिसीव कर रही है, और कंपनी ये चाहती है कि हम पैसे भी रिसीव कर लें और सेक्शन 25 के हिसाब से सिक्योरिटी ऑफर करें, दोनों चीज नहीं हो सकती। फिर तो वो डायरेक्ट सेल ही मानी जाएगी इंटरमीडिएट को, और सेक्शन 25 का वोलेशन माना जाएगा फिर वो। हाँ जी सत्यम, सत्यम, डाउट था तुम्हारा कुछ, कुछ बोल रहे थे अभी, बताओ क्या बोल रहे हो? देख लो भाई, किसी को कुछ और इसमें पूछना है? सेकंड कंडीशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कि कंपनी के पास पब्लिक को ऑफर होने से पहले होल कंसिडरेशन रिसीव, एक बार जब मेरी बात पूरी होने दो। हाँ चलो बताओ बताओ, तुम बताओ। ठीक है, नहीं उसने किस इंटेंशन से परचेज की है? हम्म? हम्म, नहीं वो कंपनी के बिहाफ पे सेल करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे तो सेल करते हैं। अब तुम इसको पूरा डिटेल में उससे कंपेयर मत करो, हम शेयर बेच रहे हैं, सामान नहीं बेच रहे। तो डोर टू डोर जाके शेयर नहीं बेचेंगे आपका, कि शेयर खरीद लो, गेट गेट खोलो में शेयर बेचने हैं, 10 शेयर ले लो, 15 शेयर ले लो हमारे। तो तुम भावना पे तुम चले गए ना यार, फिर देखो तुम शेयर बेच रहे हो घर घर जाके, बताओ यार। डोर टू डोर सेलिंग के अंदर वो चाहे स्टॉक परचेज करे चाहे ना करे, वो कंसेप्ट पूरा का पूरा अलग हो गया है, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा ना फिर। चलो तुम एग्जांपल बताओ, कोई बात नहीं, यहाँ पर उसको अलग कर देंगे उससे।
हाँ बताओ बताओ चलो। तुम पूरे डीप में उसमें घुस गए हो फिर, एरिया भी चूज कर लिया तुमने तो। चलो ठीक है, फिर हम सामान की बात करेंगे, शेयर को छोड़ो, आप टॉपिक अलग चल रहे हैं लेके, रहने दे, ठीक है। हाँ जी देख लो इसमें, तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 में क्या बोला गया है, अगर कोई कंपनी अपने ही शेयर ऑफर करना चाहती है पब्लिक को, बट डायरेक्टली ऑफर नहीं करना चाहती, किसके थ्रू, किसी इशुइंग हाउस, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर के थ्रू ऑफर करना चाहती है, मतलब इनडायरेक्टली ऑफर करना चाहती है, तो ऐसे कंसेप्ट के अंदर कुछ मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। कंपनी पहले अलॉटमेंट इस इंटरमीडियरी को करेगी, सेक्शन 25 में जरूरी है ये चीज, ठीक है। अगर कंपनी जस्ट इनकी हेल्प ले रही है ताकि हमारा इशू फेल ना हो जाए इस डर से, तो फिर अलॉटमेंट नहीं करेंगे इनको, फिर हम सीधा अलॉटमेंट पब्लिक को ही करेंगे, और ऑफर भी सीधा कंपनी ही करेगी पब्लिक को। हम जस्ट इनकी हेल्प ले रहे हैं ताकि हमारा इशू सब्सक्राइब हो जाए, बट सेक्शन 25 में आने के बाद कंपनी को पहले अलॉटमेंट इन्हें ही करनी पड़ती है, या एग्रीमेंट करना पड़ता है इनको अलॉटमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर इनके थ्रू पब्लिक को ऑफर होना जरूरी है 6 महीने के अंदर अंदर। पब्लिक से जो पैसा इंटरमीडिएट के पास आएगा, वो पैसा किसको देंगे, कंपनी को देंगे, बिकॉज एट द एंड शेयर किसके सेल हुए हैं। हाँ, अब चाहे वो नेट ऑफ कमीशन दे, अपना कमीशन काट के दे, चाहे कंपनी ने ऐसा बोल रखा हो कि पब्लिक का जो पैसा आएगा वो एज इट इज हमको दे देना आप, हम कमीशन आपको अलग से पे कर देंगे, वो उनके बीच में डिसाइड होगा जो भी है, ठीक है। और दूसरी मेन बात कि जब तक पब्लिक को ऑफर नहीं हो जाता इंटरमीडियरी के थ्रू शेयर या सिक्योरिटी जो भी है, उससे पहले कंपनी के पास होल कंसिडरेशन रिसीव नहीं होना चाहिए, किसकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से। अगर पब्लिक की तरफ से पहले ही कंपनी के पास पैसा आ गया है, तो इसका मतलब कंपनी ने खुद ही क्या कर दिया है, ऑफर किसको, किससे पहले। हाँ, फिर सेक्शन 25 तो वॉयलेट हो ही गया। आपने इंटरमीडिएट को मौका कहां दिया ऑफर करने के लिए, पहले तो आपने बोल दिया आप ऑफर कर देना, इधर से आपने खुद ही शेयर ऑफर कर दिया पब्लिक और पैसे भी ले लिए उनसे आपने, ये लिखा गया, समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस खत्म हो गए हैं, तो टेक्निकल पोर्शन खत्म हो गया, इनको अच्छे से पढ़ने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो भी आपने पढ़े। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, शेल्फ पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, ऑफर फॉर सेल पढ़ लिया, और डीम्ड पढ़ लिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हुँ? हाँ तो नहीं आना चाहिए ना, अगर पब्लिक से, मैंने बताया ना अभी, पब्लिक से मान लो आ गया होल कंसिडरेशन कंपनी के पास, अगर कंपनी ने खुद ही ऑफर कर दिया तो फिर वो वायलेशन हो गया सेक्शन 25 का। इसके बाद नेक्स्ट देखो, आसान सा टॉपिक दे रखा है आपको एक, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस चाहे कैसा भी हो, बोलो मत भाई, ये हमारे मेन प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है। तो अभी हमने कई सारे प्रोस्पेक्टस पढ़े, उन सबको किसके बराबर माना जा रहा था, मेन प्रोस्पेक्टस के। तो कह रहे हैं मेन प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए। अब बातें कौन कौन सी लिखी होनी चाहिए वो तो नहीं बताई, बट उन बातों को लेके प्रोविजन लिखा हुआ है। हर एक प्रोस्पेक्टस जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए, उसमें वो सारी बातें लिखी होंगी जो सेबी बताएगा सीजी से कंसल्ट करके, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैटर्स को लेके प्रोस्पेक्टस में वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए जो सेबी ने बताई है, किससे कंसल्ट करके। जब तक सेबी नहीं बताता आपको कि कौन कौन सी बातें मेंशन करनी है, तब तक आपको सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से, सेबी एक्ट के हिसाब से वो सारी बातें मेंशन करनी जरूरी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर एक्ट में लिखी होंगी। तो सेबी एक्ट और सेबी के रेगुलेशन के अंदर जो जो बातें लिखी हैं कि ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में आनी क्या है, वो सारी बातें आप बताओगे। टू मेक अ डिक्लेरेशन अबाउट द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन, बोलो मत भाई, प्रोस्पेक्टस में आपको ये भी बताना है कि हमने प्रोस्पेक्टस को बनाया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर एससीआरए एक्ट 1956, एज पर सेबी एक्ट 1990। डिक्लेरेशन देनी है आपको इस बात की। तो जो पर्सन प्रोस्पेक्टस को साइन करेगा वो ये बात साइन करने से पहले डिक्लेयर करेगा कि हमने प्रोस्पेक्टस को बनाया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेबी एक्ट और एज पर एससीआरए एक्ट, और हमने प्रोस्पेक्टस को बनाने में, इसमें बातें लिखने में कोई भी वायलेशन नहीं किया। अगर गड़बड़ निकलता है तो साइनिंग अथॉरिटी सारे के सारे क्या माने जाएंगे, लाइबल माने जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, नहीं, शेयर सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, आधा घंटा और पढ़ लो। अब आसान सा टॉपिक है, बर्डन नहीं आएगा आपके ऊपर। पार्ट बी पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, मैंने पहले बताया था, चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पार्ट बी मैंने पूरा करवाना है। जल्दी पढ़ लो,
15-20 मिनट में हो जाएगा अगर आराम से पढ़ लोगे तो, जल्दी पढ़ लोगे तो। हाँ, पढ़ाना तो मैंने है ही वैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, बोलो मत। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ना पूछा करो मेरे से तुम। मैंने पहले ही बोला था, कल ही ये बात बोल दी थी कि दो जितना पार्ट है वो पूरा करके जाएंगे, उस बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब आसान टॉपिक है, बस मुश्किल नहीं है। देखो, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, बोलना नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है जो इस बात का सबूत है कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हो तो कंपनी आपको बदले में एज अ ओनरशिप प्रूफ क्या बना के देती है? गर्ल्स बोलो मत, क्योंकि शेयर खुद तो इंटेंजिबल है ना। तो हम शेयर है हमारे पास, वो हम कैसे शो करेंगे? तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट आपके पास प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा गया है वो प्राइमा फेसी उस शेयर का मालिक माना जाएगा, चाहे किसी ने अपना नाम धोखाधड़ी से लिखवाया हो। बट एक बारी के लिए प्राइमा फेसी तो हम क्या मान के चलेंगे? वही ओनर है। वो तो आफ्टर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा कि नाम जेन्युइन तरीके से लिखा गया था या फिर फ्रॉड करके लिखा गया था। ठीक है, दूसरी मेन बात और समझ लो, आगे लिखी मिल जाएगी। शेयर सर्टिफिकेट पे अमाउंट भी लिखी होती है कि आपने कितने अमाउंट पे की है शेयर परचेज करने के बदले। जो अमाउंट सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है डीम्ड मानी जाएगी कि आपने उतने पैसे सच में पे कर दिए हैं, चाहे वो अमाउंट गलती से लिख दी गई हो। ठीक है, चाहे वो अमाउंट क्या लिख दी गई हो तो भी डीम्ड ऐसा माना जाएगा, आपने उतना पैसा दे दिया है, प्राइमा फेसी माना जाएगा। बट वो तो इंक्वायरी में सामने आएगा रियल में कितना पेमेंट हुआ है कितना नहीं हुआ, क्योंकि शेयर परचेज करने के बदले पेमेंट तो ऑनलाइन करनी पड़ती है सारी, मतलब बैंकिंग रूट से होती है, कैश में पेमेंट नहीं होती। शेयर सर्टिफिकेट पे नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं डीम्ड आप उतने शेयर्स के मालिक माने जाओगे, प्राइमा फेसी एविडेंस है। चाहे वो नंबर गलती से लिखा गया हो तो भी, बट आफ्टर इंक्वायरी अगर साबित हो जाता है कि नंबर गलती से लिखा गया था, फिर नंबर चेंज कर देंगे, तो जो चेंज नंबर है उसके आप मालिक माने जाओगे फिर। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। शेयर सर्टिफिकेट अगर कंपनी की अपनी कॉमन सील है तभी इफ एनी बोला है, बिकॉज मैंडेटरी नहीं आज के टाइम में होना। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है अपनी तो वो डेफिनेटली लगाई जाएगी। ठीक है, अगर कॉमन सील नहीं है तो और का ऑप्शन दे दिया, कम से कम 2 डायरेक्टर शेयर सर्टिफिकेट साइन करेंगे, या फिर और का ऑप्शन एक और दे दिया, कंपनी का डायरेक्टर और साथ में कौन, कंपनी का जो जॉब कर रहा है वो, प्रैक्टिसिंग नहीं, ये साइन कर देंगे अगर कंपनी ने सीएस अपॉइंट किया हुआ है तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए साइनिंग को लेके, कॉमन सील लगा दो, या फिर कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के साइन करवा लो, या फिर डायरेक्टर प्लस सीएस के साइन करवा लो। नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है यहां से, शेयर सर्टिफिकेट कब तक इशू हो जाना चाहिए? तो शेयर सर्टिफिकेट कब तक इशू करना है? अब यहां पे बताया गया है कि शेयर कैसे कैसे इशू हुए हैं, उनकी इवेंट दे रखी है और इवेंट के हिसाब से टाइम पीरियड दे रखा है। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, यशस्वी बताओगे इसका मतलब? तुम्हें जल्दी थी घर जाने की, है क्या होता है बताओ? कौन होता है ये, क्या करता है ये, इसको शेयर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? हम्म, वो सब्सक्राइबर कैसे बनते हैं? सिर्फ साइन करके, और कुछ नहीं करना पड़ता? कितने शेयर परचेज करने जरूरी होते हैं? मिनिमम 1। तो जो लोग मेमोरेंडम को साइन करेंगे सब्सक्राइबर बनेंगे, उन्हें मिनिमम 1 शेयर बाय करना तो क्या होता है, जरूरी होता है। अब इन्होंने 1 शेयर बाय किया है, अभी कंपनी बन गई है, अभी नहीं बनी ना कंपनी, तो इन्होंने चाहे कम से कम 1 शेयर लिया हो चाहे ज्यादा शेयर लिया हो, मर्जी इनकी है, उसका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए इनके पास, प्रूफ तो होना चाहिए। तो कह रहा है अगर आप सब्सक्राइबर बन के किसी कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर बन के शेयर परचेज करते हो तो आपको सर्टिफिकेट कब तक दिया जाएगा? 2 दिन नहीं, 2 महीने के अंदर। वो 2 महीने भी चालू कहां से हो रहे हैं? हाँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां आपको सब्सक्राइबर पहले बनाया गया, कंपनी बनी नहीं है अभी तक। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जैसे कंपनी बन जाएगी उसके 2 महीने में आपको क्या दे दिया जाएगा बना के? टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। ठीक है, सेकंड, अगर आपने वैसे ही कंपनी कोई ऑफर लेके आई थी उसमें शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट भी हो गई है, तो अलॉटमेंट हो जाने के 2 महीने में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर ट्रांसफर का केस है या ट्रांसमिशन का केस है, समझ गए,
ट्रांसफर में तो लिविंग पर्सन खुद अपने शेयर ट्रांसफर करता है, ठीक है, और ट्रांसमिशन में तो मेंबर की डेथ हो गई है, उस केस में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी जो भी है वो कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए। तो ऐसे केस में टाइम कितना लिखा गया है? 1 महीना लिखा गया है। अब 1 महीना चालू कहां से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। कौन सी होती है इंस्ट्रूमेंट? शेयर ट्रांसफर डीड। तो शेयर ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर वाले केस में शेयर ट्रांसफर डीड बनती होती है, पढ़ा था हमने, ये कंपनी के पास फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। और ट्रांसमिशन वाला केस होगा तो शेयर ट्रांसफर डीड बनेगी, एक ही पर्सन है, कम से कम 2 लोग चाहिए साइन करने के लिए। तो फिर ऐसे केस में जो रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी होगा वो इंटीमेशन देता है कंपनी को कि ओरिजिनल मेंबर की क्या हो गई है, डेथ, सर्टिफिकेट भी देगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट देगा, डेथ का सर्टिफिकेट देगा, प्रूफ देगा, ताकि उसके शेयर, जो मेंबर की डेथ हुई है उसके शेयर नॉमिनी को, रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाए। तो कह रहे चाहे आपने इंटीमेशन दिया हो ट्रांसमिशन वाले केस में, चाहे आपने शेयर ट्रांसफर डीड बना के दी हो, उसके 1 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डिवेंचर्स के अलॉटमेंट हुई है तो अलॉटमेंट होने के 6 महीने के अंदर। तो हर केस में टाइम पीरियड देख लो आप, ध्यान रखना अलग अलग दिया हुआ है। मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो 2 महीने, बट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी ऑफर लेके आई थी शेयर का, आपने उसमें शेयर परचेज किए तो अलॉटमेंट के 2 महीने में, ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाले में कंपनी को इंटीमेट करने के 1 महीने के अंदर, और डिबेंचर वाले केस में 6 महीने दिए हैं अलॉटमेंट करने से। अगर कोई आईएफएससी कंपनी है, फिर चाहे वो आईएफएससी कंपनी पब्लिक कंपनी हो चाहे कैसी कंपनी हो, इनको हर केस में 60 दिन दिए गए हैं, चाहे कैसा भी केस हो, चाहे इनकॉर्पोरेशन वाला केस है सब्सक्राइबर वाला, चाहे अलॉटमेंट वाला केस है, चाहे ट्रांसफर वाला केस हो, चाहे ट्रांसमिशन वाला केस हो, 60 दिन का टाइम दिया है। ऑल सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स के लिए भी 60 दिन और शेयर्स के लिए भी 60 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, हम कंपनी के मेंबर थे, शेयर होल्डर थे, तो हमको क्या मिला था? सर्टिफिकेट, शेयर परचेज करने के बदले में। वो या तो लॉस्ट, गुम हो गया है, कौन सा, या फिर डिस्ट्रॉय, हाँ डीफेस्ड हो गया है, उस पर कुछ पेन वेन चला दिया है हमने, ठीक है, म्यूटिलेटेड और टोन कट फट गया है, तो बदले में हमको क्या चाहिए? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो मिल जाएगा, ये बोल रहे हैं मिल जाएगा, आप कंपनी से रिक्वेस्ट तो करो। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो सरेंडर करना पड़ेगा पहले आपको, चाहे वो जिस भी हालत में हो। ओरिजिनल था, पानी गिर गया उसके ऊपर, इंक सारी फैल गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जैसा भी है वो आप कंपनी को दे दो और कंपनी बदले में क्या दे देगी आपको? हाँ, अगर है ही नहीं तो फिर कहां से देंगे यार, कचरा दे देना वो यार, राख वाला, और तो क्या ही करें फिर। वो भी सी बात है ना, अगर मैं चोरी हो गया है तो कहां से लाके देंगे फिर? तो अगर अवेलेबल है, चाहे कट फट गया है, आधा हिस्सा है आधा हिस्सा नहीं है, जैसा भी केस है, जो अवेलेबल है वो दे देना और डुप्लीकेट बदले में ले लेना वहां से। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, ये पढ़ा है हमने पहले कहीं, बंटवारा करना शेयर्स का। ऐसा कब होता है? जब जॉइंट नेम पे आपने क्या परचेज कर रखे होते हैं? शेयर्स। तो जॉइंट नेम पे शेयर परचेज कर रखे हैं ए और बी ने, बोलो मत भाई, ए और बी ने मिलकर कंपनी के 50 शेयर ले रखे हैं, अभी तो जॉइंट नेम पे हैं, अब बंटवारा करना चाहते हैं, तो बंटवारा होगा तो सर्टिफिकेट भी क्या बनेगा दोनों का, ठीक है, ये वो केस बन गया। नेक्स्ट डिफरेंस दे रखा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के जो रूल्स हैं वो रूल 5 में लिखे हैं और डुप्लीकेट के 6 में लिखे हैं। ओरिजिनल कब दिया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम पे, और डुप्लीकेट कब दिया जाएगा? जब पुराने वाला आप जमा करवा दोगे अगर अवेलेबल है तो, और डुप्लीकेट आपको चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कंपनी से। फीस, ओरिजिनल के लिए कोई फीस नहीं है, डुप्लीकेट के लिए कंपनी आपसे मैक्सिमम 50 रुपए चार्ज कर सकती है। टाइमलाइन फॉर इशू, ओरिजिनल का तो पढ़ लिया हमने अलग अलग केस के हिसाब से, डुप्लीकेट का यहां लिखा हुआ है। अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हो और आप कंपनी से क्या डिमांड कर रहे हो, तो 45 डेज में आपको कंपनी प्रोवाइड करवा देगी। अगर अनलिस्टेड कंपनी के आप मेंबर हो और शेयर होल्डर हो तो कितने टाइम के अंदर अंदर? 3 महीने में। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फॉर्म होता है MBP2 और डुप्लीकेट का SH2। पेनल्टी, अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू करने में कुछ गड़बड़ हुई तो 50,000 का फाइन दे रखा है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करने में गड़बड़ हुई तो फाइन दे रखा है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जिस वैल्यू का इशू कर रहे हो आप उसका 5 गुना कम से कम। मान लो कि हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं और हमारे पास जो शेयर थे वो 70,000 के थे,
वैल्यू में, और फ्रॉड करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा है। तो शेयर्स की वैल्यू कितनी लिखी है सर्टिफिकेट पे? 70,000 इंटू में 5 कर दो, कितना हो गया? 3.5 लाख का कम से कम फाइन आएगा आपके ऊपर। और क्या लिखा है देखो आगे, मे एक्सटेंड टू 10 टाइम्स। 70,000 इंटू में 10 कर दो, कितना बना? 7 लाख रुपए। और 10 CR विच एवर इज हायर। तो एक अमाउंट लॉ में लिख के दे रखी, कितनी है आपको? ठीक है, ये फाइन कंपनी का हो गया। ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसने गड़बड़ की है उस पे फ्रॉड का सेक्शन 447 लागू हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म्स। बोलो मत भाई। शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म का मतलब जो खाली सर्टिफिकेट होते हैं। अब जैसे आप लोग ट्रेनिंग करने गए थे TDOP, तो आपको सर्टिफिकेट मिले थे, उस पर आपका नाम वाम लिख के दिया और साइन करके दिया। तो वो पहले उनके पास खाली पड़े होंगे ब्लैंक, तो उस टाइम पे आपका नाम वाम लिख के आपसे पूछ करके और साइन वाइन करके आपको दे दिए। तो ITSI के चैप्टर में पहले से खाली सर्टिफिकेट होने चाहिए, या जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन प्रिंट करवा के फटाफट से लेके आएंगे आपके लिए? कुछ नंबर ऑफ सर्टिफिकेट पहले से पड़े होने चाहिए ना, ताकि जितने रिक्वायर्ड है वो यूज कर लें, बाकी पड़े रहेंगे, बाद में काम आ जाएंगे। वैसे यहां लिखा हुआ है कि शेयर सर्टिफिकेट खाली जो होंगे वो पहले से कंपनी के पास बने हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब शेयर इशू कर रहे हैं तभी हाथों प्रिंट करवा रहे हैं कि ठीक है 50 मेंबर है 50 प्रिंट करवा लो, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये ब्लैंक फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ब्लैंक सर्टिफिकेट्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, उनकी मेंटेनेंस कौन रखेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, कस्टडी किसके पास रहेगी इनकी, ये सब लिखा गया है। ऑल ब्लैंक फॉर्म्स, समझ गए ब्लैंक फॉर्म का मतलब? जो खाली सर्टिफिकेट जिस किसका नाम नहीं लिखा हुआ, जब इश्यू करेंगे तो नाम वाम लिख के दे देंगे साइन वाइन करके। ऑल द ब्लैंक फॉर्म टू बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स शैल बी प्रिंटेड एंड द प्रिंटिंग शैल बी डन ओनली ऑन द अथॉरिटी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। कितने सर्टिफिकेट प्रिंट करवाने हैं पहले से एडवांस में, ये कौन डिसाइड कर रहा है? बोर्ड। कैसे डिसाइड कर रहा है? कैसे डिसाइड कर रहा है? बोर्ड मीटिंग में क्या पास किया जा रहा है इस चीज के लिए? BR पास किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी ब्लैंक सर्टिफिकेट होंगे वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए, सर्टिफिकेट 1 2 3 4 इस तरीके से। और नंबर आप पेन से नहीं लिखोगे, मशीन नंबर्ड होने चाहिए। मशीन से उन सर्टिफिकेट पे क्या लिखा होना चाहिए जब वो प्रिंट होंगे उसी टाइम पे, और सीरियल वाइज नंबर लिखा होना चाहिए, ताकि हमको ये भी पता रहे हमने कितने नंबर के सर्टिफिकेट इशू। चेकबुक देखिए आप सबने, चेकबुक पे चेक नंबर लिखा होता है, क्या वो हाथ से लिखा होता है या वो प्रिंटेड फॉर्म में आता है? उस तरह की बात कर रही है। एंड द फॉर्म्स एंड द ब्लॉक्स, एनग्रेविंग्स, फेसिमाइल्स एंड ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है कलर, ब्लॉक्स का मतलब जो डब्बे बने होते हैं खाली जिसमें नाम भरते हो। ठीक है, जो ब्लैंक्स वगैरह होती है ना, जब नाम वाम लिखते हैं, साइन की जगह होती है, उनकी बात कर रहे हैं सारा। ये सारी चीजें प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। और कंपनी में CS है तो उसके कस्टडी में रहेंगे सारे के सारे ब्लैंक सर्टिफिकेट। कंपनी में CS नहीं है तो फिर बोर्ड किसी पर्सन को ऑथोराइज कर देगा, वो सारे इन सर्टिफिकेट संभाल के रखेगा जो खाली वाले होंगे, ताकि इनको बाद में इशू किया जा सके। The following person shall be responsible for the maintenance, preservation and safe custody of all the books and documents in relation to issue of certificate. शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के दौरान या रिगार्डिंग कोई भी अदर रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, उन्हें कौन संभाल के रखेगा, प्लस जो ब्लैंक सर्टिफिकेट है खाली वाले उन्हें भी कौन अपने पास संभाल के रखेगा। अगर बोर्ड ने ये काम किसी कमेटी को दिया है तो ये काम कौन करेगा? कमेटी। अदरवाइज कंपनी का CS तो फिर इस काम के लिए है ही, अगर CS कंपनी में अपॉइंटेड होगा तो। दोनों ही नहीं है, कोई कमेटी भी नहीं है और CS भी नहीं है, फिर जिस पर्सन को बोर्ड क्या कर देगा, और ऑथोराइज करना है डायरेक्टर को ही, तो सभी डायरेक्टर्स में से किसी एक को ऑथोराइज कर देंगे कि आप ये सारा काम संभालोगे, तो फिर वही संभालेगा। ऑल द बुक्स अबव मेंशन्ड शैल बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर, कम से कम 30 साल के लिए। तो शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड होगा, दीपिका बोलो मत, टॉपिक आसान है, इसका मतलब बोलना ही नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड है वो कम से कम कितने साल आपको संभाल रखना है अपने पास। और अगर मान लो 30 साल से ऊपर जाता है किसी केस में टाइम पीरियड, मान लो किसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बाई चांस कोई डिस्प्यूट चल रहा है और टाइम पीरियड बाई चांस क्या हो जाता है ज्यादा 30 साल से, तो 30 साल से ऊपर भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर कोई सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है
अब सर्टिफिकेट कैंसिल कैसे होते हैं वो समझ लो, टॉपिक आगे दे रखा है आपको इसका। मान लो कि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, आप में से किसी ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था, अलॉटमेंट भी कर दिया हमने आपको, अब शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमको। तो शेयर सर्टिफिकेट हमने गलत नाम पे इशू कर दिया गलती से, तो सर्टिफिकेट देना किसी और को था और दे किसको और दिया, तो वो सर्टिफिकेट वापस लेंगे उससे, उसका तो बनता ही नहीं सर्टिफिकेट, तो उससे लेके वो क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। तो कह रहे हैं अगर कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जिसे क्या करने की नौबत आ गई है, तो साफ साफ सर्टिफिकेट पे बड़े बड़े शब्दों में कैंसिल लिखा जाएगा, ताकि पता रहे वो सर्टिफिकेट क्या हो गया है। चेक कैंसिल किया कभी नहीं किसी ने, चेक भी ऐसे कैंसिल होता है। तो चेक को कैंसिल करना होता है, देखो ऐसे होता है, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा चेक, ऐसे उस पे ऐसे लाइन खींच दो बड़ी सारी और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो उसके ऊपर, तो कैंसिल माना जाएगा। तो सर्टिफिकेट भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो सत्यम? तो इसमें तो काम ही नहीं आएगा फिर यार, वो असली बनाएंगे तो काम आएगा ना। क्या? तो वो तो कह रहा हूं असली बना के दूंगा तो ही काम आएगा ना। अच्छा असली मांग रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, सीएस बन जाओ पहले तुम, फिर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी आगे। अच्छा उसके बाद देखो एक बात और लिखी हुई है, ये कह रहे अगर आप किसी सर्टिफिकेट को या उसके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो कर सकते हो, कैंसिल वाले को कर सकते हो, अदरवाइज जो गोइंग कंसर्न में है वो तो कितने साल मेंटेन करना था आपको, जो वैलिडिटी चल रहे हैं वो तो 3 साल 30 साल मेंटेन ही करने हैं। तो कह रहे हैं ऐसे सर्टिफिकेट जो क्या हो गए हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद, उस डेट से जिस डेट को वो सरेंडर हुए थे। और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी पहले बीआर पास करना पड़ेगा, ये लिखा गया। फिर 2-3 केस स्टडीज दे रखी है बेसिक, जस्ट रीड कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस इतने हैं नहीं। शेयर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग केस स्टडी दे रखी है। शेयर सर्टिफिकेट एक तरह से प्राइमा फेसी एविडेंस है और कंक्लूसिव एविडेंस है अलॉटी के नाम का लिखे, जिस अलॉटी का नाम सर्टिफिकेट पे लिखा होगा ऐसा माना जाएगा उसके पास उतने शेयर कंपनी के होंगे। जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू आपने पे कर दिए माना जाएगा, जितने नंबर ऑफ शेयर लिखे हैं उतने शेयर आपके पास हैं ऐसा माना जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, बोलो मत भाई। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और वो आपकी ओनरशिप को शो कर रहा है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और जो नंबर ऑफ शेयर लिखे हैं उतने शेयर आपके पास कंपनी के है। बिकॉज शेयर खुद तो इंटेंजिबल है ना, हम कैसे शो करेंगे वो चीज, तो सर्टिफिकेट से ही प्रूफ हो रही है वो चीज। ऑल्सो द कंपनी कैन नॉट डिस्प्यूट, कंपनी अमाउंट को लेके कोई झगड़ा नहीं कर सकती आपसे। अगर शेयर सर्टिफिकेट पे अमाउंट लिखी है तो ऐसा माना जाएगा उतने अमाउंट आपने पे, प्राइमा फेसी तो माना जाएगा आपने पे कर दी है, डिटेल में तो इंक्वायरी करने के बाद सामने आएगा कि सच में उतनी अमाउंट पे हुई थी या गलती से लिखा गया था वो। एज ऑलरेडी मेंशन, अ पर्सन एक्टिंग ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी may recover compensation for the damages suffered by him. The measure of damage is the value of shares at the time of refusal by the company to recognize him as a shareholder together with the interest from that date. अगर कंपनी आपको शेयर होल्डर मानने से क्या कर रही है, मना कर रही है, और बदले में आपको सर्टिफिकेट बना करके इन बिटवीन जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता कोई मॉनिटरी लॉस आपका हो जाता है। अब जैसे मान लो कंपनी ने बदले में डिविडेंड दिया बट आपको डिविडेंड नहीं मिला क्योंकि आपके पास क्या नहीं था, तो कह रहा है वो कंपनी आपको डैमेज क्लेम कर दे देगी, आपको अमाउंट डिमांड करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं हम कंपनसेशन के तौर पे कंपनी से डैमेज क्लेम कर सकते हैं। कब और किस केस में? अगर कंपनी हमको शेयर होल्डर मानने से मना कर रही है और सर्टिफिकेट देने से भी क्या कर रही है, तो जो जितने टाइम के लिए आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है या लेट इशू हुआ है उस टाइम पे कोई मॉनिटरी लॉस आपका होता है, उसका पैसा ब्याज के साथ आप कंपनी से डिमांड कर सकते हो। इसके बाद एक केस स्टडी, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखो वो बात लिखी है जो बता रहा था मैं आपको अभी, कि मान लो सर्टिफिकेट बना के तो ए को देना था बट गलती से किसको बना के दे दिया, मान लो बी को। तो कह रहे ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, जो रियल ओनर था वो तो कौन था, ए था, तो कंपनी बी को बोलेगी कि हमने गलती से आपके नाम पे क्या इशू कर दिया है, सर्टिफिकेट, तो आप वो सर्टिफिकेट वापस कर दो हमको ताकि उसको हम कैंसिल कर दें।
तो बी सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा। सरेंडर वर्ड इस्तेमाल हुआ है उस पर्सन के लिए जिसको हमने गलती से सर्टिफिकेट बना करके, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी रिक्वेस्ट करेगी उससे कि आप प्लीज वो सर्टिफिकेट हमको वापस कर दो, वो आपके काम का है ही नहीं, हमने गलती से आपको बना के दे दिया है। अब क्या पता वो सरेंडर करे, क्या पता सरेंडर, तो कंपनी कैंसिल तो करेगी ना। अब क्या पता वो सरेंडर ना करे, वो कहेगा मेरी गलती थोड़ी ना है, आपने बना के दिया तो मैं तब क्या माना जाऊंगा। हाँ, तो वो तो अपने हिसाब से आप चलेगा, अब शेयर होल्डर मान के चलेगा, सर्टिफिकेट है अगले के पास, बट कंपनी अपने रिकॉर्ड में क्या कर देगी उसको, तो फिर वो लीगली मेंबर या शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। तो पहले सरेंडर किया जाएगा। सरेंडर कौन कर रहा है, जिसको हमने बना करके दे दिया है, किसके पास सरेंडर कर रहा है, फिर कंपनी उसे क्या कर देती है। अब वो सरेंडर चाहे करे चाहे ना करे, हम कैंसिल तो करेंगे, हम नुकसान एक क्यों होने दें। और फिर कंपनी बदले में दोबारा से एक सर्टिफिकेट बनाएगी, किसके नाम पे, ए के नाम पे, और ए को बना करके, तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से ए ही हमारा ओनर माना जाएगा, जो बेनिफिट है वो ए को ही मिलने वाले हैं, बी को नहीं मिलने वाले, चाहे बी सर्टिफिकेट वापस ना करे तो भी, ये लिखा गया है। फिर इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्या शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है। ऑफिशियल पब्लिकेशन पब्लिक के लिए होती है, और शेयर सर्टिफिकेट जो बना के हम देंगे, पारुल बार बार टोकना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ना तो मत आया करो क्लास के अंदर। ऑफिशियल पब्लिकेशन पब्लिक के लिए होती है, ठीक है, और सर्टिफिकेट जो बना के देते हैं, क्या वो सबको बना के देते हैं या किसी इंडिविजुअल को बना के देंगे। तो मान लो आप में से कोई भी कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करता है, कंपनी आपको अलॉटमेंट भी कर देती है, तो सर्टिफिकेट देगी बना करके। अब जो सर्टिफिकेट आपको बना के दिया जा रहा है, क्या उसकी आम जनता में डिक्लेरेशन की जाएगी कि हम इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं बना करके, तो पर्सोनेम होता है वो, पर्सोनेम समझते हो, ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन। तो शेयर सर्टिफिकेट किसी एक ही पर्सन के नाम पे इशू हो रहा है, तो उसको हम ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं मानते। नो, ऑफिशियल पब्लिकेशन होगी तो सबके लिए होगी, कोई कॉमन इंफॉर्मेशन, बट सर्टिफिकेट किसी इंडिविजुअल के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए, तो इसको कभी भी हम क्या नहीं मानते, ऑफिशियल पब्लिकेशन। फिर एक बात और लिखी है, आसान सी बात पढ़ रखी है, कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, तो आप इनको ट्रांसफर कर सकते हो। बस फर्क इतना होगा, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। फिर लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फिर पार्ट भी खत्म हो जाएगा हमारा। लीगल इफेक्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है, तो प्राइमा फेसी आप कंपनी के शेयर्स के क्या माने जाओगे। हाँ, टाइटल का मतलब ओनरशिप, जिसका नाम लिखा होगा सर्टिफिकेट पे वो शेयर्स का मालिक माना जाएगा, उतने शेयर्स का जो नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में लिखे होंगे। तो बाद में ना तो कंपनी प्राइमा फेसी ना ही कोई और आपको मालिक बोलने से मना नहीं कर सकता। प्राइमा फेसी मना नहीं कर सकता, चाहे आपका नाम गलती से लिखा गया हो, चाहे आपने नाम जबरदस्ती लिखवाया हो, कैसा भी केस बना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं दो राइट्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो दो राइट्स आपके पास रहते हैं, फर्स्ट बाय एस्टोपल एज टू टाइटल और बाय एस्टोपल एज टू पेमेंट। कंपनी आपके मालिकाना हक को मना नहीं कर सकती। तो जिसका भी नाम सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, प्राइमा फेसी वो ओनर माना जाएगा, चाहे कंपनी कितना भी चिल्ला ले, चाहे कोई आउटसाइडर कितना भी चिल्ला ले, अगर आपका नाम सर्टिफिकेट पे लिखा है तो प्राइमा फेसी आप ही ओनर माने जाओगे। दूसरी बात पेमेंट को लेकर लिखी हुई है, जो पैसे सर्टिफिकेट में लिख दिए गए हैं आपके नाम के साथ, तो डीम्ड ऐसा माना जाएगा प्राइमा फेसी कि उतने पैसे आपने कंपनी को दे दिए, चाहे रियल में आपने पेमेंट कम की हो और वहां लिख क्या दिया ज्यादा, चाहे रियल में आपने पेमेंट की हो ज्यादा बट वहां लिखा क्या गया कम, तो प्राइमा फेसी तो उतनी पेमेंट जो लिखी है वो हुई है मानी जाएगी। वो तो इंक्वायरी वगैरह के बाद दोनों ही बातें गलत सामने हो सकती है, गलत साबित हो सकती है मतलब, बट प्राइमा फेसी हम वैलिड मान के चलेंगे आपकी ओनरशिप को भी और पेमेंट को लेके भी। तो टाइटल का भी हो गया और पेमेंट का भी हो गया। इफ ए पर्सन नोज दैट स्टेटमेंट्स इन सर्टिफिकेट आर नॉट ट्रू, ही कैन नॉट क्लेम एज एस्टॉपल अगेंस्ट कंपनी। तो कह रहे चाहे किसी को पता हो कि किसी पर्सन ने, अब जैसे मान लो बी को पता है कि ए ने धोखाधड़ी से अपना नाम लिखवाया सर्टिफिकेट के ऊपर, बट ए का नाम लिखा है, तो प्राइमा फेसी वो क्या माना जाएगा, तो चाहे बी को पता हो तो भी। बट हाँ, इंक्वायरी वगैरह होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो चीज सामने सबके आई जाएगी। फिर लास्ट पर्सोनेशन, इसको और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।
पर्सोनेशन का मतलब बनता है किसी और की जगह पे। तो सर्टिफिकेट देना था मान लो ए को बना के, और बी कंपनी को बोल रहा है कि मेरे नाम पे क्या इशू कर दो आप। हाँ, ए ने मुझे बोला है कि सर्टिफिकेट मैं ले लूंगा आपसे अपने नाम पे। इसको बोलते हैं पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। टू पर्सोनेट मीन्स टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। तो आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी आपकी नहीं है, किसी और की आइडेंटिटी है, स्पेशली फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। और जनरली लोग कब करते हैं ऐसा? हाँ, जब आप किसी की और के नाम पे वोट दे देते हो, ठीक है, किसी और की आइडेंटिटी आप अपने आप को दे देते हो, और किसी और के नाम पे आपने क्या कर दिया। तो मान लो, जैसे मान लो अब वोट करना है, तो मैंने अपने नाम से भी वोट कर दिया, और अपने फ्रेंड के नाम से भी मैंने ही वोट कर दिया, और कंपनी को मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा फ्रेंड मैं ही हूं। मतलब मैंने अपने फ्रेंड की इमेज गेन कर ली है। तो मैं डबल डबल वोट कर रहा हूं कंपनी में जाकर के। अपने नाम से भी वोट कर दिया, अपने फ्रेंड के लिए भी मैंने ही वोट कर दिया, और मैं कंपनी को झूठ बोल रहा हूँ कि मैं ही हूँ, मतलब मैं, मेरा फ्रेंड मैं ही हूँ। जबकि मेरा फ्रेंड तो कोई और पर्सन होगा ना, बट मैं ही उसका हमशक्ल बन के आ गया हूँ तरह से मान लो। तो हम किसी और की इमेज गेन कर रहे हैं किसी रॉन्गफुल बेनिफिट को लेने के लिए। इसको बोलते हैं पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। और ऐसा करने वाला जो होगा उसको पनिशमेंट दे रही है लोग। वेर एनी पर्सन डिसीटफुली, अगर कोई पर्सन जानबूझ के किसी और की आइडेंटिटी अपने आप को देता है, डिसीटफुली, धोखे से, कोई बेनिफिट गेन करने के लिए जो आपका बनता ही नहीं है, किसी और का बनता है। तो बेनिफिट बनता है ए का, बट मैं ए की आइडेंटिटी होल्ड कर रहा हूं खुद, ताकि वो बेनिफिट एक की जगह पे मुझे मिल जाए या मैं ले लूं बेनिफिट को। तो ऐसे केस में अगर मैंने ट्राई भी किया ऐसा करने का, या मैंने कोई बेनिफिट ले लिया ऐसा करके, तो मुझे पनिश किया जा रहा है, जेल भेज रहे हैं कम से कम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए, एंड फाइन है, और में नहीं है, कम से कम 1 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख का। तो यहां हमारा चैप्टर 4 का पार्ट भी पूरा हो गया। ठीक है, अब चैप्टर 4 जब भी पढ़ेंगे आपको दोनों पार्ट पढ़ के आने हैं, ये ध्यान रखना। 2 मिनट बाकी है।